Welcome students in the English class of 9th standard। जैसा कि बच्चों मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर चीतास टीयर्स पूरा एक्सप्लेन कर दिया है और मैंने आपको बताया था कि हम वर्कबुक की इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। आप सब ने वर्कबुक ले ली होगी जैसा कि हमारी बातचीत हो रही है, तो हम शुरू करते हैं वर्कबुक की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी आप 9th में नए नए आए हैं तो थोड़ा आप लोगों के लिए समझना डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आप ध्यान देंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन अच्छे से आपको ध्यान देके पढ़ना है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है छोटे छोटे पैराग्राफ दिए हुए हैं लेसन में से। तो ये जो पैराग्राफ है फिर से हमको वापस समझने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पूरा लेसन पढ़ चुके हैं, उसी में से ये पैराग्राफ लिया गया है। इसी पैराग्राफ में से फिर से 4 लाइन का पैराग्राफ है, इसमें से 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वॉज एडी, अर्थात एडी कौन था। तो इसी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग लॉन्ग अगो अ ज़ुलू हंटर वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, अर्थात लंबे समय पहले की बात है कि एक ज़ुलू जाति का शिकारी पेड़ के नीचे बैठा था। हिज नेम वॉज एडी, उसका नाम एडी था। इसका मतलब है कि एडी जो है वो ज़ुलू जाति का शिकारी था। दोनों सेंटेंस को मिला के हमको इसमें से आंसर निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? एडी वॉज अ ज़ुलू हंटर। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड एडी सी, एडी ने क्या देखा। इसमें फिर से सेकेंड लाइन पे आ जाओ तो ही सॉ अ लार्ज हर्ड ऑफ डियर। ही किसके लिए आया है? एडी के लिए। कि उसने, हर्ड का मतलब होता है झुंड, डियर का मतलब है हिरन, तो उसने हिरनों का झुंड एक जंगल में या एक हरे भरे चरागाह में चरते हुए देखा। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? एडी सॉ अ हर्ड ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द मेडो। लश ग्रीन मेडो लिखो तो भी ठीक है, लश ग्रीन नहीं लिख के खाली मेडो लिखो तो भी आंसर हमारा राइट होगा। थर्ड है क्वेश्चन व्हाट डिड एडी थिंक व्हेन ही सॉ द डियर, एडी ने क्या सोचा जब उसने डियर को देखा। देखो जब उसने देखा तो उसने ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से ही, दूसरी जो 2 लाइनें हैं उसमें दिया हुआ है कि उसने अपने आप से ही कहा कि ये हिरन तो बहुत अच्छे हैं बट आई हैव टू रन अ लॉट टू कैच वन ऑफ देम। अगर मुझे इनमें से किसी एक को पकड़ना हो तो मुझे बहुत दौड़ना पड़ेगा। तो हम ये मन में उसने सोचा, तो हम क्या लिखेंगे? एडी थॉट दैट ही हैड टू रन अ लॉट to catch one of those deer and wondered if there was an easy way to get a deer। उसने कहा ना can't there be an easy way to get one, इसका मतलब कि क्या मुझे इनमें से एक को प्राप्त करने का कोई आसान तरीका नहीं है। ये वो अपने आप से ही बात कर रहा है। तो ये भी हम लिखेंगे कि catch one of those deer and wondered if there was an easy way to get a डियर। सेकेंड जो एक्सट्रैक्ट है पैराग्राफ है उसके क्वेश्चंस पे आते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड अ फीमेल चीता कैच अ डियर, फीमेल चीता ने कैसे डियर को कैसे पकड़ा, हिरन को कैसे पकड़ा। अब इसका आंसर भी देखो। सडनली ही सॉ अ फीमेल चीता क्रॉलिंग साइलेंटली क्लोजर टू द ग्रेजिंग एनिमल्स देन शी लेफ्ट एंड कॉट अ डियर। शी किसके लिए आया है? फीमेल चीता के लिए, है ना। तो हम इसका आंसर कैसे बनाएंगे? अ फीमेल चीता क्रॉल्ड साइलेंटली क्लोजर टू द ग्रेजिंग एनिमल्स एंड देन शी लेफ्ट एंड कॉट अ डियर। ये ऊपर की 2 लाइनों में से ही हमको इसका आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट है विथ होम डिड चीता एंजॉय द मील, अर्थात चीता ने अपना भोजन, मील माना भोजन, अपना भोजन किसके साथ बैठकर एंजॉय किया। किसके साथ बैठकर खाया था उसने? अपने 2 बच्चों के साथ। दे ऑल एंजॉयड देयर मील्स, दे किसके लिए है? फीमेल चीता एंड हर 2 कब्स। तो हम क्या लिखेंगे? द चीता एंजॉयड
हर मील विथ हर 2 कप्स। ये हमारे दोनों क्वेश्चन आंसर हो गए। नेक्स्ट थर्ड जो एक्सट्रैक्ट है उसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड एडी एनवी द कप्स। एडी को कप्स से एनवी, एनवी का मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या क्यों होने लगी, क्यों हुआ था। हमने जब लेसन पढ़ा था तो समझा था कि एडी को कप से ईर्ष्या इसलिए हुई थी क्योंकि उनको बिना किसी प्रयास के, बिना किसी काम किए उनको बैठे बैठाए खाना मिल गया था, है ना। और इसका आंसर भी देखो दिया हुआ है, दे गॉट देयर फूड विदाउट एनी एफर्ट। दे किसके लिए आया है, कप्स के लिए, है ना। उनको उनका खाना मिल गया विदाउट एनी एफर्ट, एफर्ट माना प्रयास, बिना किसी प्रयास के। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, एडी एनवीड। वाई डिड हटाएंगे तो एनवी का क्या हो जाएगा, एनवीड। पास्ट टेंस का क्वेश्चन है तो आंसर भी पास्ट टेंस में आएगा। एडी एनवीड द कप्स बिकॉज दे गॉट देयर फूड विदाउट एनी एफर्ट। सेकेंड लाइन में इसका आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट आइडिया डिड एडी गेट। एडी को क्या आइडिया आया। इसमें देखो, एडी गॉट द आइडिया टू हैव अ हंटर। देखो लास्ट लाइन में उसने देखा है, बोला है कैन आई हैव अ हंटर लाइक देयर मदर। क्या मुझे उनकी माँ जैसा कोई शिकारी नहीं मिल सकता। अर्थात उसकी माँ ने शिकार किया, डियर को पकड़कर मारकर लाई और बच्चों ने और मदर ने, तीनों ने मिलके बैठ के खाया। तो ये आइडिया एडी को आया कि एडी गॉट द आइडिया टू हैव अ हंटर लाइक द मदर चीता टू हंट हिज फूड। एडी को ये आइडिया आया कि क्या मुझे इसकी माँ जैसा कोई शिकारी नहीं मिल सकता जो कि मेरे लिए खाने का प्रबंध करे, खाने की व्यवस्था करे। नेक्स्ट जो है फोर्थ एक्सट्रैक्ट है, Why did Eddie think of catching a cheetah cub? इसका मतलब है एडी ने चीता के कब को पकड़ने का क्यों सोचा। क्यों सोचा, वाई का मतलब आता है क्यों। तो एडी थॉट ऑफ कैचिंग अ चीता कब सो दैट ही कुड ट्रेन इट टू हंट फॉर हिम। एडी ने चीता के बच्चे को इसलिए पकड़ने का सोचा कि वो उस बच्चे को क्या करे, ट्रेन करे। ट्रेन माना उसको प्रशिक्षण दे और वो उसके लिए शिकार करके आए, है ना। ये जो क्वेश्चन है देखो, ही डिसाइडेड टू कैच अ यंग कब एंड ट्रेन इट टू हंट फॉर हिम। इसी फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है इसका आंसर। सेकंड है, व्हाट डिड एडी डिसाइड टू डू। एडी ने क्या डिसाइड किया। अब इसमें इसका आंसर भी देखो आपको मिलेगा लास्ट लाइन में, ही डिसाइडेड टू फॉलो द कप्स एंड स्टील वन। इसका मतलब है कि उसने निश्चय किया कि वो उन बच्चों का पीछा करेगा और उनमें से एक को चुरा कर लेकर आएगा और उसको प्रशिक्षण देगा और फिर वो उसके लिए, वो बच्चा बड़ा होकर उसके लिए शिकार करके लेके आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, वाई वॉज एडी प्लीज्ड विद हिज आइडिया। एडी को जो दिमाग में विचार आया उससे वो खुद ही खुश हो रहा है ना। क्यों खुश हो रहा है, एडी वॉज प्लीज्ड विथ हिज आइडिया बिकॉज ही थॉट दैट ही वुड हैव टू ओनली ऑर्डर द कब टू हंट अ डियर फॉर हिम। वो इस विचार से इसलिए खुश हो रहा है, वो ये सोच रहा है कि मुझे उस बच्चे को ट्रेन करने के बाद सिर्फ उसे मुझे क्या करना होगा, ऑर्डर देना होगा, ऑर्डर द कब टू हंट अ डियर फॉर हिम। अर्थात उसके लिए कि वो उसके लिए शिकार करके डियर लेकर आए एंड दस हिज लाइफ वुड बी वेरी कंफर्टेबल। और उसके बाद उसका जो जीवन है वो बड़ा आरामदायक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो बहुत आलसी था, उससे काम नहीं होता था, तो उसको एक ऐसा कोई भी सर्वेंट या गुलाम जैसा चाहिए था जो उसके लिए काम करे। तो वो इस विचार से ही बहुत खुश हो रहा है कि मैं इस कब को, चीता के बच्चे को प्रशिक्षित कर दूंगा, फिर मैं केवल उसको ऑर्डर दूंगा कि मेरे लिए डियर पकड़कर लेकर आओ और मुझे बैठे बिठाए वो मिल जाएगा और मेरा जीवन बड़ा आरामदायक हो जाएगा। अब
ये जो चीज़ है कि मैंने आपको 4 एक्सट्रैक्ट करवाए हैं, इसी तरीके से आपके हैं 12 एक्सट्रैक्ट, नहीं 12 नहीं 14 एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो हमने इसमें से 4 किए हैं, बाकी के जो 10 हैं उनके क्वेश्चन आंसर आपको डाइजेस्ट में मिल जाएंगे। तो आप उसमें से समझ के और बाकी की वर्कबुक को कंप्लीट करेंगे और 14 के 14 एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस आपके पूरे होने चाहिए। कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेरी कर सकते हो, पूछ सकते हो। इसके बाद मैंने आपको तरीका समझा दिया, ये बता दिया कि जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको इन्हीं 4 लाइनों में ही मिलेंगे, उसी में से ही ढूंढ के बना के हमको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, यूज द सेट ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। इसका मतलब है कि ये जो सेट दिया हुआ है वर्ड्स का, सेट माना कहीं 2 वर्ड्स हैं, कहीं 3 वर्ड्स हैं, इस पूरे मतलब सेट को हमको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है और इन वर्ड्स को यूज़ करना है। इन वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे और सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जिसका प्रॉपर मतलब मीनिंगफुल मतलब सही अर्थ निकले, प्रॉपर सेंटेंस बने और ये दोनों वर्ड्स भी उसमें आ जाएं। तो अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके भी देखो 10 सेट हैं। फर्स्ट है सडनली और लेफ्ट। सडनली का मतलब होता है अचानक और लेफ्ट का मतलब होता है उछलना या कूदना। अब इसका ऐसा नहीं है कि जो मैं सेंटेंस एक बता रही हूँ आपको वही होगा। जो मैं आपको एक बता रही हूँ वो एक तरह का एग्जाम्पल है और इस तरह के आप दूसरे कोई भी सेंटेंस बना सकते हो जिसमें ये दोनों वर्ड्स यूज़ हों और मीनिंगफुल सेंटेंस भी बने। तो जो फर्स्ट है सडनली और लेफ्ट, तो हम एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि सडनली द कैट लेफ्ट एंड कॉट द माउस। इसका मतलब है अचानक से बिल्ली उछली और उसने उछलकर एकदम चूहे को पकड़ लिया। अचानक ही कोई भी शिकार आता है तो ऐसे पहले से बता के थोड़ी आते हैं, तो अचानक ही होता है। तो इसलिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया, सडनली। सडनली द कैट लेफ्ट एंड कॉट द माउस। सेकेंड है टाइनी और स्पार्कल। टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटी और स्पार्कल का मतलब होता है चमक। तो देयर वॉज अ स्पार्कल इन हर टाइनी आईज, अर्थात उसकी छोटी सी आंखों में चमक आ गई। मतलब किसी के लिए भी हम बोल सकते हैं, किसी जानवर के लिए, किसी बच्चे को आप बहुत अच्छा सुंदर सा खिलौना ला कर दो तो वो खिलौना देखकर उसकी आंखों में कैसे खुशी आ जाएगी, चमक आ जाएगी, बहुत खुश होगा बच्चा। तो देयर वॉज ए स्पार्कल इन हर टाइनी आईज। थर्ड है लकी और ट्रेन। इसका सेंटेंस हमने बनाया है, सिंधु इज लकी टू हैव बीन ट्रेन्ड बाय एन एक्सपर्ट लाइक गोपी चंद। इसका मतलब है सिंधु जो है लकी है कि उसको ट्रेनिंग मिली है, किससे, एन एक्सपर्ट लाइक गोपी चंद। मतलब गोपी चंद जो है वो कोच है और बहुत एक्सपर्ट है, उसने उसको सिंधु को ट्रेन किया है, प्रशिक्षित किया है, इसीलिए सिंधु क्या है, बहुत लकी है। तो दोनों वर्ड्स भी यूज़ हुए हैं और मीनिंगफुल सेंटेंस भी बना है। फोर्थ है एनवी और कंफर्टेबल। अभी अभी हमने एनवी और कंफर्टेबल का क्वेश्चन में पढ़ा भी था। जैसे एडी एनवीड द कब्स and thought that he will train the cub and his life will be comfortable। ये हम लेसन में से भी बना सकते हैं। हमको कुछ और दूसरा सेंटेंस सूझ रहा हो, दिमाग में आ रहा है, तो फिर हम दूसरा भी बना सकते हैं। मिस्टर जाडेजा एनवीड हिज नेबर। मिस्टर जाडेजा अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करते थे बिकॉज हिज लाइफ वॉज वेरी कंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि जो उनके पड़ोसी थे उनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल थी, आरामदायक थी, और मिस्टर जाडेजा की लाइफ जो थी वो संघर्ष भरी थी। तो बार बार उनको, मिस्टर जाडेजा को अपने पड़ोसी को देखकर क्या होती थी, ईर्ष्या होती थी। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस वाइज। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, वाइज माना बुद्धिमान। अब ये भी हमने लेसन में से जैसे लिया है, शन्नो वॉज वेरी वाइज एंड ही हैड एक्सपीरियंस अबाउट एनिमल्स।
अर्थात शन्नो बहुत बुद्धिमान थे और उनको एनिमल्स के बारे में, अर्थात जानवर, जंगल में ही रहते थे, शिकारी थे, तो उनको जानवरों के बारे में बहुत अनुभव था, मतलब जानवरों के बारे में वो बहुत कुछ जानते थे। नेक्स्ट है 6th, फॉलो, हाइड और थिक। फॉलो मना पीछे पीछे जाना, हाइड मना छुपाना और थिक मना घनी। एडी फॉलोड द चीतास फैमिली, अर्थात एडी ने चीता की फैमिली को फॉलो किया। बिकॉज शी वेंट टू हाइड द कब्स इन टू अ थिक बुश, क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को एक घनी सी झाड़ी में छुपाने के लिए ले गई थी। हैबिट और डिसऑनर, इट वॉज नरेंद्रस हैबिट टू डिसऑनर एल्डर्स। इसका मतलब है ये नरेंद्र की हैबिट थी कि वो बड़ों का अनादर करता था, मतलब डिसऑनर का मतलब अपमान, अपमान या अनादर करना, तो वो उनका अपमान करता था। नेक्स्ट है मेंटेन और डिस्टेंस, इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग नाउ डेज। आप ये सुन ही रहे हो अभी कोरोना वाले माहौल में कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। नाउ डेज माना इन दिनों सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है ड्राइव अवे ग्रुप, ये भी हम इसी लेसन का ही ले सकते हैं। छोटा सा सेंटेंस, जितना छोटा हो सके उतना छोटा सेंटेंस आप बनाइए और वर्ड्स यूज़ करिए। द हंटर ट्राइब विल ड्राइव अवे एडी फ्रॉम देयर ग्रुप, जो हंटर पूरी जाति थी वो अब एडी से इतनी नफरत करने लगी थी कि उन्होंने अपने ग्रुप में से उसको निकाल दिया। ड्राइव अवे फ्रॉम देयर विलेज, बड़ा करना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ हंट, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट द किंग डिसाइडेड टू गो फॉर हंटिंग इन द फॉरेस्ट। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट, अर्थात कोर्ट में जाने के बजाय, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय, कोर्ट में जाने के बजाय किंग ने क्या किया? जंगल में शिकार करने जाने का निश्चय किया। आ गया समझ में आप लोगों को ये सेंटेंसेस यूज बनाना और वर्ड्स यूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd पे आते हैं हम। राइट हु सेड टू हुम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसका मतलब है नीचे दिए गए सेंटेंसेस किसने किससे कहे। हु माना कौन, कौन ने, हुम माना किससे, कौन ने किससे कहे, इसका मतलब किसने किससे कहे। तो जब हमने पूरा अगर लेसन अच्छे से समझ लिया है तो हमारे लिए ये करना बहुत आसान है। फर्स्ट जो सेंटेंस है, दीज डियर आर रियली वंडरफुल बट आई हैव टू रन अ लॉट टू कैच वन ऑफ देम। इसका मतलब ये डियर बहुत वंडरफुल हैं, बड़े ब्यूटीफुल हैं, लेकिन इनमें से एक को पकड़ने के लिए मुझे बहुत दौड़ना पड़ेगा। ये सेंटेंस किसने बोला था? एडी ने। एडी ने कहा था, लेकिन उसके सामने उसके पास कोई नहीं था, वो अपने आप से ही बातें कर रहा था। तो एडी सेड टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ माना एडी ने अपने आप से कहा, स्वयं से ही कहा। सेकेंड है इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव 2 slaves इंस्टेड ऑफ 1, अर्थात एक स्लेव होने के बजाय, एक गुलाम होने की जगह पर अगर मुझे 2 गुलाम मिल जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा और अच्छा होगा। ये बात भी उसने अपने आप से ही कही थी। तो एडी सेड टू हिमसेल्फ। थर्ड है एवरीबडी ऑफ आवर ट्राइब विल हेट यू बिकॉज यू आर लेजी एंड विकेड टू, हमारी जाति का प्रत्येक व्यक्ति तुमसे नफरत करेगा क्योंकि तुम बहुत आलसी भी हो, और विकेड का मतलब है दुष्ट, तुम बहुत दुष्ट हो। तो ये सेंटेंस कहा था शन्नो ने एडी से। शन्नो सेड टू एडी। नेक्स्ट है यू हैव ब्रॉट डिसऑनर टू द होल ट्राइब, तुमने पूरी, होल माना पूरी जाति का, जुलू जाति का, जुलू जो हंटर होते हैं उन पूरी जाति का तुमने अपमान किया है। ये सेंटेंस भी शन्नो ने एडी से ही कहा था। शन्नो सेड टू एडी। फिफ्थ है वी नो दैट अ हंटर मस्ट हंट विथ हिज ओन स्ट्रेंथ एंड स्किल, हम जानते हैं कि शिकारी को अपनी स्ट्रेंथ माना अपनी ताकत और अपनी कुशलता से शिकार करना चाहिए, न कि चोरी करके और इस तरह का सोचना चाहिए। तो ये सेंटेंस भी शन्नो ने एडी से ही कहा था।
तो हम ऐसे ही लिखेंगे, दिस सेंटेंस वॉज सेड बाय शन्नो, दिस सेंटेंस वॉज सेड बाय शन्नो टू एडी। दिस सेंटेंस वॉज सेड, दिस सेंटेंस वॉज सेड, ये सारा आगे ऐड करना ज़रूरी है, आप आगे वो ऐड कर सकते हैं, दिस सेंटेंस वॉज सेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, अर्थात फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स का मतलब होता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, और ब्रैकेट में जो वर्ड्स दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, उनका हमको अर्थ समझना है, और उसके बाद कौन सी जगह पर कौन सा शब्द इसमें फिट बैठना चाहिए, सेट होना चाहिए उसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वो हमें चुनकर और लिखना है। अभी जैसे 3 वर्ड दे रखे हैं, क्रॉलिंग माना रेंगते हुए आना, लिफ्ट माना उछलना, क्लोजर माना करीब। तो सडनली ही सॉ अ फीमेल चीता क्रॉलिंग साइलेंटली क्लोजर टू द ग्रेजिंग एनिमल्स। फर्स्ट वाले रिक्त स्थान में आएगा क्रॉलिंग, सेकंड में क्लोजर, देन शी लेफ्ट एंड कॉट अ डियर। ये बार बार हम सेंटेंस लेसन में पढ़ ही रहे हैं, तो हमको अपने आप आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे ये आना चाहिए, यहाँ पे ये आना चाहिए, और अर्थ भी पता होना चाहिए। सेकंड है ड्रैग्ड, हिड और इंस्टेड ऑफ। ड्रैग्ड का मतलब होता है खींचना, पकड़कर खींचना, और हिड का मतलब छुपाया, हाइड का पास्ट टेंस है हिड। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आया था इंस्टेड ऑफ वर्ड। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव 2 slaves इंस्टेड ऑफ 1, अर्थात एक के बजाय 2 गुलाम होना ज़्यादा अच्छा है। ही ड्रैग्ड दैम विथ हिम एंड हिड दैम अंडर अ बिग बास्केट। उसने झाड़ियों में से दोनों बच्चों को खींचकर निकाला और उन्हें फिर एक बड़ी सी बास्केट के नीचे छुपा दिया। हाइड नहीं आएगा, हिड आएगा। क्यों? क्योंकि उसने छुपा दिया, भूतकाल का सेंटेंस है ना। थर्ड है वाइल्डली एंग्री रिटर्न्ड। वाइल्डली माना जंगली रूप से, जंगली तरीके से, एंग्री माना बहुत गुस्से होना, रिटर्न्ड माना लौटना, लौटा, पास्ट टेंस है ये भी। द मदर चीता रिटर्न्ड आफ्टर अ वाइल, अर्थात मदर चीता जो थी वो थोड़ी देर के बाद, जब वो झील पर पानी पीने गई थी झरने पर, वहाँ से वो लौटकर आई। शी डिड नॉट फाइंड हर कब्स। जब वो लौटकर आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे वहाँ पर नहीं थे, उसको अपने बच्चे नहीं मिले। शी लुक्ड ऑल अराउंड, वो इधर उधर ढूंढने लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल शी बिकेम एंग्री, पहले तो वो बहुत गुस्सा हुई। एंड जम्प्ड वाइल्डली, और जंगलियों की तरह कूदने लगी। कूद के मतलब अपना वो गुस्सा जाहिर कर रही थी। और जानवर हैं, किसी तरीके से तो प्रकट करेंगे कि उसके बच्चे कहाँ गए। उसको जब नहीं मिल रहे थे तो वो पागल जैसी हो गई थी, तो वो जंगलियों की तरह कूदने लगी। फोर्थ है डिसऑनर, थीफ और लेजी। डिसऑनर माना अभी अभी बताया था मैंने आपको, अपमान। थीफ माना चोर, लेजी माना आलसी। बट यू आर अ लेजी हंटर, यू आर अ थीफ, तुम बहुत आलसी शिकारी हो, तुम चोर हो। यू हैव ब्रोकन द रूल्स ऑफ अवर ट्राइब, अर्थात तुमने हमारी जाति के नियमों को तोड़ा है। यू हैव ब्रॉट डिसऑनर टू द होल ट्राइब, और तुमने पूरी जाति को अपमानित किया है। फिफ्थ है आइसोलेटेड, क्लस्टर्स, लाइटर। आइसोलेटेड माना अलग अलग। मैंने ये जब हमने ये लेसन पढ़ा था तो इसकी बॉडी पे, इसकी जो स्किन पे जो निशान है, येलो स्किन पे ब्लैक कलर के निशान, तो मैंने आपको बताया था आइसोलेटेड माना अलग अलग। द चीता हैज़ अ लाइटर बॉडी। लाइटर बॉडी माना चीता की जो बॉडी होती है वो हल्की होती है। देन इट्स लेग्स आर लॉन्गर देन द लियोपार्ड्स, और इसकी जो टांगे हैं वो लियोपार्ड्स की टांगों से लंबी भी होती हैं। लाइटर बॉडी और टांगे इसकी लंबी होती हैं। इट हैज़ आइसोलेटेड ब्लैक स्पॉट्स वेयर एज द लियोपार्ड हैज़ क्लस्टर्स ऑफ स्पॉट्स। इसका मतलब है इसकी स्किन पर अलग अलग जो ब्लैक कलर के धब्बे या निशान होते हैं, जबकि वेयर एज का मतलब है जबकि लियोपार्ड की स्किन पे क्लस्टर्स, क्लस्टर्स का मतलब झुंड, आपस में मिक्स किए हुए ऐसे छोटे छोटे ब्लैक 5-7 एक साथ, फिर 2-4 एक साथ, ऐसे करके निशान होते हैं। यही इनकी पहचान होती है। और लास्ट जो है क्रीप्स, प्रिजर्व और
लीप्स, क्रीप्स का मतलब वही रेंग, आगे आना, रेंगना, प्रिजर्व माना सुरक्षित रखना, और लीप्स माना जंप मारना। इट लीप्स साइलेंटली बिहाइंड द प्रे, ये साइलेंटली माना बिना आवाज़ किए चुपचाप से, अब प्रे का मतलब शिकार, PRAY माना बताया था मैंने आपको, प्रार्थना करना, EY जो है इसका मतलब है शिकार। वो धीरे धीरे चुपचाप से शिकार के ऊपर उछलता है, एंड देन क्रीप्स अप टू कैच इट, और फिर देन क्रीप्स का मतलब धीरे धीरे रेंग कर जाता है और उसे पकड़ता है। इट डज नॉट प्रिजर्व इट्स प्रे, ये कभी भी अपने शिकार को प्रिजर्व माना संभाल कर रखना, सुरक्षित रखना, संभाल कर ज़्यादा देर तक नहीं रखता, उसी समय ताज़ा ताज़ा ही शिकार करके और अपना भोजन बना के उसे खा लेते हैं। दिस समटाइम्स कॉजेज डेथ ऑफ कप्स एंड यंग चीता, इसकी वजह से कई बार छोटे बच्चों की और यंग चीता की डेथ होती है। ये हमारे ब्लैंक्स यहाँ पर ख़त्म हुए, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राइट द अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस टू गेट द अंडरलाइन वर्ड्स एज आंसर्स। ये क्या है? जो ऊपर फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है उसमें कोई ना कोई एक वर्ड जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइन किया हुआ है, आप अपनी वर्कबुक में देखना, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में विनीत वर्ड पे अंडरलाइन किया हुआ है, तो विनीत बॉट स्वीट्स यस्टरडे, इसका हमें करना क्या है? देखो पहले हम सेंटेंस को समझेंगे कि विनीत कल मिठाई खरीद कर लाया, यस्टरडे माना बीता हुआ कल अर्थात भूतकाल, हमें ये समझना पड़ेगा। तो विनीत कल, बाय माना खरीदना, बॉट माना खरीदी, विनीत ने कल मिठाइयाँ खरीदी। अब इस पे अंडरलाइन किया हुआ है किसको? विनीत को, विनीत ने खरीदी। तो अब हमको क्वेश्चन बनाना है सेंटेंस, इस अंडरलाइन किए हुए शब्द का ऐसा क्वेश्चन बनाओ कि जिसमें अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड है वो क्या बन जाए? आंसर बन जाए। हमारा सेंटेंस क्या है? विनीत ने मिठाइयाँ खरीदी, अंडरलाइन किसको किया हुआ है? विनीत को। तो हम ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे कि किसने मिठाइयाँ खरीदी, तो आंसर है ना। तो किसने मिठाइयाँ खरीदी, तो किसने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हु। ये जो है हु, वॉट, वैन, वेयर, वाई, विच, ये सारे क्या कहलाते हैं? WH वर्ड्स। और WH वर्ड्स जो हैं वो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स माना अगर क्वेश्चन में हु आया तो आंसर में व्यक्ति का नाम आएगा, अगर क्वेश्चन में वैन आया तो आंसर में समय आएगा, क्वेश्चन में वाई आया तो आंसर में कारण आएगा। तो ये जो शब्द हैं ये हमको ध्यान रखने हैं। वॉट आया तो वस्तु का नाम आएगा, क्वेश्चन में वॉट है तो वस्तु का नाम आएगा। तो ये वेयर है तो स्थान आएगा। तो इसमें देखो व्यक्ति का नाम है अंडरलाइन किया हुआ विनीत, तो हमको क्वेश्चन किससे बनाना है ये ध्यान रखेंगे हम। एक हु से क्वेश्चन बना हुआ है, एक वॉट से, एक वैन से और वेयर से, है ना। वॉट है तो वस्तु का नाम, वैन है तो समय, वेयर है तो स्थान का नाम। तो इसमें क्या क्वेश्चन कौन सा राइट होना चाहिए आंसर? हु बॉट स्वीट्स यस्टरडे, कल किसने मिठाइयाँ खरीदी। तो आंसर में हमारा क्या आ गया? अंडरलाइन किया हुआ शब्द विनीत। वही सेंटेंस जो पहला वाक्य दिया हुआ है वही हमारा क्या है? आंसर है। अब सेकंड पे आते हैं। मिताली वेंट टू स्कूल इन द मॉर्निंग, इसमें किसको अंडरलाइन किया हुआ है? इन द मॉर्निंग। मिताली कल सुबह स्कूल गई। इन द मॉर्निंग क्या है? समय। देखो कौन स्कूल गया? तो मिताली। मिताली कहाँ गई? तो स्कूल। और मिताली स्कूल कब गई? तो इन द मॉर्निंग। इसी सेंटेंस में से 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, लेकिन हमको बनाना कौन सा क्वेश्चन है? इसमें अंडरलाइन जो किया हुआ है उसके आधार पे क्वेश्चन बनाना है। तो इसमें अंडरलाइन किया हुआ है इन द मॉर्निंग, समय। तो समय के लिए हमको कौन सा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा? हु वाला भी नहीं आएगा, वेयर वाला भी नहीं, कौन सा आएगा? वैन वाला। जहाँ समय दिया हुआ हो वहाँ वैन लग जाएगा। वैन डिड मिताली गो टू स्कूल, ये ऑप्शन इसका राइट है, सी। नेक्स्ट है फादर वेंट टू ऑफिस एट 9 AM।
फादर सुबह 9 बजे, पापा सुबह 9 बजे ऑफिस गए। तो अब आ जाएगा 9 बजे ऑफिस कौन गया, तो पापा। पापा ऑफिस कब गए, तो 9 बजे। और पापा 9 बजे कहाँ गए, तो ऑफिस। ऑफिस क्या हुआ, स्थान। तो जहाँ स्थान, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जहाँ स्थान का नाम आता है वहाँ क्वेश्चन किससे बनेगा, वेयर से। तो वेयर डिड फादर गो एट 9 AM, बी आंसर। नेक्स्ट है राधा बॉट बुक्स फ्रॉम द मार्केट। राधा ने मार्केट से बुक्स खरीदी, अर्थात राधा ने मार्केट से बुक्स वस्तु है, तो हम क्या बोलेंगे, कैसा क्वेश्चन बनाएंगे, राधा ने मार्केट से क्या खरीदा, तो आंसर में आ गया बुक्स। तो क्या खरीदा, क्या के लिए क्या बने लगेगा, व्हाट। हु नहीं, वेयर नहीं, हाउ मैनी नहीं। हाउ मैनी माना कितनी बुक्स खरीदी, तो कितनी तो बता ही नहीं रहे हैं उस सेंटेंस में। तो हमको क्या, कौन सा क्वेश्चन बनाना है कि राधा ने मार्केट से क्या खरीदा, तो व्हाट डिड राधा बाय फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट है राम जी हैज़ 3 काउज। राम जी के पास 3 गायें हैं। राम जी के पास 3 गायें हैं। तो अंडरलाइन किसको किया हुआ है, 3 को, है ना। तो 3 का मतलब है कि संख्या। अब जहाँ हमको संख्या जाननी होती है तो हम क्वेश्चन किससे बनाते हैं, किससे बनाते हैं, हाउ मैनी। संख्या माना कितनी, कितनी। हाउ मैनी का मतलब कितनी, कितने, जिनको हम गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मैनी, और जिनको गिन नहीं सकते, जिसको मात्रा जाननी होती है, तो हम क्या लगाते हैं, हाउ मच। हाउ के साथ क्या लगता है, मच। लेकिन यहाँ पे हाउ मच का है ही नहीं, हाउ मैनी है। हु है, वेयर है, वॉट है और हाउ मैनी है। तो इनमें से राइट आंसर कि राम जी के पास कितनी गायें थीं, कितनी गायें हैं, तो आ जाएगा 3। आंसर में 3 अंडरलाइन किया हुआ वर्ड जो है वो आंसर है। आप लोगों को, मेरे को उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द एक्सप्रेशन विद द प्रॉपर फंक्शन दे कन्वे। इसका मतलब है मैच द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन माना भाव, अर्थात भाषा जो हम बोलते हैं उसका कुछ ना कुछ भाव होता है। जैसे मैं कोई बात सुनकर अगर बोलूं वाओ, तो आप उससे क्या अंदाज़ा लगाओगे कि मैम को ये बात अच्छी लगी, और वाओ माना खुशी हुई, है ना। मैं बोलूं अरे मैंने कुछ सैड न्यूज़ सुनी, है ना, तो मेरे चेहरे पे क्या आएंगे, दुख के भाव आएंगे। तो भाषा जो भी हम यूज़ करते हैं उस भाषा का कुछ ना कुछ काम होता है व्यक्त करना। वो क्या व्यक्त कर रही है, वो भाषा क्या बता रही है, क्या व्यक्त कर रही है, वो हमें जज करना है, और जो दिए हुए हैं वो क्या करना है, मैच करना है। अभी दोनों साइड के, ए साइड, फर्स्ट साइड जो दे रखे हैं 1 2 3 4 5, और दूसरी साइड दे रखे हैं ABCD। एक तरफ 5 है और एक तरफ 4 ही है ना। तो कोई हो सकता है ऐसा जो एक्सप्रेशन हो जो 2 बार यूज़ हो सकता है, जैसे व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है। तो कितने शर्म की बात है, तो ये क्या है, शर्म की बात। हम किसको बोलते हैं, कितने शर्म की बात है, मतलब हमको उससे क्या हो रही है, नफरत हो रही है ना, घृणा कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, एक्सप्रेसिंग इमोशन ऑफ डिसगस्ट। डिसगस्ट का मतलब होता है घृणा। सेकंड है हाउ सैड, है ना। हाउ सैड माना कितने दुख की बात है, तो ये कौन सा भाव प्रकट कर रहा है, सैडनेस। सैडनेस माना दुख, है ना, हाउ सैड। वेल डन, हम किसी एक्सीडेंट के बारे में भी सुनते हैं जैसे, तो हमको क्या लगता है, ये एक्सीडेंट हुआ, उसके साथ ऐसा हो गया, तो हाउ सैड। वाओ नहीं बोलते हम तब, तो हाउ सैड। हाउ सैड, तो ये सैडनेस का एक्सप्रेशन या इमोशन जो है वो व्यक्त कर रहा है। तीसरा वेल डन। वेल डन का मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया तुमने। कोई बहुत अच्छा खेल रहा होता है तो हम बोलते हैं ना वेल डन, वेल डन। तो ये कौन सा इमोशन व्यक्त कर रहा है, लैंग्वेज कौन सा भाषा कौन सा भाव बता रही है, खुशी का। तो देखो एक्सप्रेसिंग इमोशन ऑफ जॉय। और फोर्थ जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशन जो है कब हम किसको देते हैं, कोई बहुत अच्छा करके आया है, जीत के आया है, बहुत विजय प्राप्त करके आया है, बहुत अच्छे अंकों से पास हुआ है, तो हम उसको बधाई देते हैं।
तो ये बधाई के लिए क्या आएगा, एक्सप्रेसिंग इमोशन ऑफ गुड विशेस। गुड विशेस माना अच्छी हमने उसके लिए भावना व्यक्त की। और बेस्ट ऑफ लक भी, बेस्ट ऑफ लक कब बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करने जा रहा है, एग्ज़ाम देना जा रहा है, कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, तो उसके लिए हम उसको क्या बोलेंगे, बेस्ट ऑफ लक। तभी भी हम उसको अच्छी विशेस देते हैं, शुभकामनाएं ही देते हैं। तो ये हमारा मैच यहाँ पे ख़त्म हुआ। ये इसके लिए आपको 5 लाइनें दे रखी हैं और आपको मैच करके उसमें आंसर्स में लिखना है। वर्कबुक में ब्लैंक दे रखी हैं 5 लाइन्स। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस एंड विद द फंक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब देखो यहाँ पे तो था कि आपने मैच किया था, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंस, अर्थात आधा सेंटेंस आपको दे रखा है और बाकी का आधा सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। और वो कंप्लीट कैसे करना है, जो ब्रैकेट में आपको लैंग्वेज फंक्शन दे रखा है, अभी अभी आपने मैच में किया, वही लैंग्वेज फंक्शन को ध्यान में रखते हुए और हमको कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट है, यू हैव टेस्ट टुमारो, कल आपका टेस्ट है, तो आप क्या करोगे, ब्रैकेट में दे रखा है एक्सप्रेसिंग इमोशन, कौन सा इमोशन व्यक्त करोगे, है ना। आपका टेस्ट है तो आपको कोई ना कोई क्या बोलेगा, शुभकामना, गुड विशेस देगा ना, तो क्या लिखेंगे हम, बेस्ट ऑफ लक, है ना। बेस्ट ऑफ लक लिख के और इस सेंटेंस को हमने क्या किया, कंप्लीट किया। सेकंड है वैन विल, वैन विल के बाद छोड़ दिया, ठीक है। इसमें है सीकिंग इन्फॉर्मेशन। सीकिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब, सीक मतलब होता है मांगना, लेना, और इन्फॉर्मेशन माना जानकारी। तो आपसे कोई जानकारी लेना चाहता है, कोई सी भी जानकारी ले सकता है ना, कि तुम अभी क्या कर रहे हो, लेकिन इसमें वैन विल है। वैन विल का मतलब तुम भविष्यकाल का, है ना। विल कब यूज करते हैं हम, फ्यूचर टेंस में। तो वैन विल यू गो टू मार्केट, वैन विल यू गो टू स्कूल, अर्थात तुम स्कूल कब जाओगे, तुम होमवर्क कब करोगे, तुम मार्केट कब जाओगे, है ना। कोई भी जानकारी सामने वाला ले सकता है आपसे, मतलब आप कोई काम करने वाले हो और आपकी मम्मी आपसे पूछ रही है, आपके पापा आपसे पूछ रहे हैं, आपका फ्रेंड पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, जानकारी लेना, तो वो क्या कहलाएगी, सीकिंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है अमित वॉन अ गोल्ड मेडल, अमित ने गोल्ड मेडल जीता, तो आप उसको क्या करोगे, गुड विशेस दोगे ना। अभी अभी हमने मैच में किया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, वो गोल्ड मेडल जीत कर आया है, तो आप उसको क्या दोगे, बधाई। नेक्स्ट है मीता कुड नॉट कम फॉर अ पिकनिक, मीता जो है वो पिकनिक पर नहीं चल पा रही है। क्यों नहीं चल पा रही, उसकी इच्छा तो बहुत है लेकिन उसको परमिशन नहीं मिल रही है, तो ये क्या है, कौन सी कैसी बात हुई, हाउ सैड, दुख की बात है कि उसको घर से परमिशन नहीं मिल रही है ना। तो हम कौन सा सैडनेस का इमोशन व्यक्त कर रहे हैं, सैडनेस का भाव दर्शा रहे हैं। नेक्स्ट है 5th, फिर से सीकिंग इन्फॉर्मेशन है। देखो वाई डिड, अब वाई डिड मतलब पास्ट टेंस, डिड कौन से टेंस में यूज होता है, पास्ट टेंस में। पहले विल था, सेकंड में अभी डिड है, तो इसका मतलब तुमने ये काम क्यों नहीं किया, भूतकाल में क्यों नहीं किया। भूतकाल में मतलब कल बोल सकते हैं, 2 दिन पहले, पिछले सप्ताह, ये सब भूतकाल है, तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो पिछले सप्ताह तुम मैच क्यों नहीं खेले, वाई डिड यू नॉट प्ले द मैच, या वाई डिड यू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैच लास्ट वीक, वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, कौन मांगेगा अगर आप स्कूल नहीं जाओगे, तो हो सकता है मॉनिटर आपसे पूछ रहा हो सकता है टीचर आपसे पूछ रहा हो, है ना, वो आपसे जानकारी ले रहे हैं कि आप स्कूल कल क्यों नहीं आए थे। नेक्स्ट है ही हैज़ चीटेड अस, उसने हमको धोखा दिया है। धोखा कोई देगा तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सप्रेसिंग इमोशन, माना कितने शर्म की बात है कि उसने हमको धोखा दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम माना शर्म की बात है। नेक्स्ट है वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, हम समय पर पूरा कर दिया, तो क्या होगी, हमको खुशी होगी, तो क्या बोलेंगे हम, वेल डन। वेल डन किस, कौन सा भाव व्यक्त कर रहा है, जॉय का, जॉय माना खुशी। लास्ट है वॉट, खाली दे दिया और बाकी सारा छोड़ दिया, ब्लैंक।
और इसमें है सीकिंग इन्फॉर्मेशन। देखो इसमें तीन तीन सीकिंग इन्फॉर्मेशन वाले आए हैं। अब व्हाट के साथ आप कुछ भी लगा सकते हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू ईटिंग, है ना, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो, तुम कहाँ सॉरी कहाँ नहीं होगा, व्हाट है ना, व्हाट माना क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या स्केच कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या आगे लगना चाहिए, तभी व्हाट से सेंटेंस बनेगा। व्हाट आर यू ड्राइंग, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे हम सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। सेंटेंस कोई सा भी बनना चाहिए लेकिन उसका मीनिंगफुल होना चाहिए वो, और जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन दिया गया है वो आना चाहिए, तो ही वो प्रॉपर सेंटेंस बनेगा। उसके बाद आता है 8th क्वेश्चन, चेंज द टेक्स्ट एज शोन। नीचे जो टेक्स्ट दिया हुआ है, टेक्स्ट का मतलब जो लाइनें दी हुई हैं उसको हम जैसा बताया गया है वैसा उसको चेंज करो। इसमें देखो कुछ भी ब्रैकेट में नहीं दिया हुआ, थोड़ा आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। चेंज द टेक्स्ट एज शोन, एज शोन माना जैसा दर्शाया गया है। अभी ये जो दो लाइन्स हैं, द चिल्ड्रन आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, अर्थात बच्चे पिकनिक के लिए जा रहे हैं। दे आर सिटिंग इन द बस, वो बस में बैठे हैं। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रहे हैं। ऑल आर हैप्पी, सब के सब बच्चे बहुत खुश हैं। द टीचर इज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, टीचर जो है वो विंडो में से बाहर देख रही हैं। अब इसमें दे रखा है स्टार्ट लाइक दिस, स्टार्ट लाइक दिस माना इस तरह से शुरू करो। तो किस तरह से शुरू करना है वो सेंटेंस हमको दे रखा है, उस सेंटेंस से हमको जज करना है, हमको ये निकालना है अपने आप से कि बाकी की दो लाइनों को हमें कैसे बदलना है। तो जो लाइन दे रखी है देखो, द चिल्ड्रन वर गोइंग ऑन अ पिकनिक, ऊपर वाले सेंटेंस में था द चिल्ड्रन आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। आर गोइंग मीन्स प्रेजेंट टेंस, है ना, वर्तमान काल में हम आर का यूज करते हैं, लेकिन जब हमें इस लाइनों को, दो लाइनों को चेंज करना है तो उसमें क्या दे रखा है, वर। इसका मतलब हमें पास्ट टेंस में इन दोनों लाइनों को चेंज करना है, आर की जगह वर हो गया। अभी दे आर सिटिंग इन द बस, तो क्या हो जाएगा, दे वर सिटिंग इन द बस। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तो हो जाएगा दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग। ऑल आर हैप्पी, तो ऑल वर हैप्पी। द टीचर इज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, द टीचर इज, वहां पे देखो आर प्लूरल है तो हमने वर प्लूरल लगाया। हेल्पिंग वर्ब जो है, सहायक क्रिया जो है वो आर बहुवचन की है, इसीलिए वर बहुवचन की लगी। लेकिन लास्ट में जो सेंटेंस आ रहा है द टीचर इज, इसका मतलब टीचर एक ही है, वो खिड़की में से देख रहे हैं, तो इज की जगह क्या लग जाएगा, वॉज। यहाँ पे वर नहीं लगेगा, ये थोड़ा हमको ये समझना पड़ेगा, जहाँ जो सुटेबल है वर्ड वही हमें डालना होगा। द टीचर इज लुकिंग की जगह हो जाएगा द टीचर वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। तो ये जैसा दर्शा रहे हैं वैसा हमने उसको पूरी दो लाइनों को बदल दिया। ऐसे ही सेकंड है, अमन रीचेज होम, अमन घर पहुंचता है, बट ही फॉरगेट्स हिज कीज इन द ऑफिस, लेकिन वो अपनी चाबियां ऑफिस में भूल जाता है। ही स्टैंड्स एट द डोर, वो दरवाजे पर खड़ा होता है। ही रिंग्स द डोर बेल, वो डोर बेल माना दरवाजे पे लगी हुई बेल बजाता है। हिज वाइफ ओपन्स द डोर, उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है। अब अमन, इसमें भी देखो रीचेज माना पहुंचता है, ये कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। साधारण वर्तमान काल में हमेशा क्रिया में साधारण वर्तमान काल में क्रिया में क्या लगे हुए है, एस लगा हुआ है। तो अब इसको हमें किस में बदलना है, भूतकाल में। देखो रीच में एस लगा हुआ है, फॉरगेट में एस लगा हुआ है, स्टैंड में एस लगा हुआ है, फिर रिंग में एस लगा हुआ है। देखो सब में क्रियाएं जो दी हुई है जहां जहां उन सब में एस लगा हुआ है। इसका मतलब है जब क्रिया में एस या ई एस का यूज होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, साधारण वर्तमान काल। तो हमको अभी देखो रीचेस की जगह क्या दे रखा है, नीचे स्टार्ट लाइक दिस में रीच्ड, इसका मतलब फिर से हमें साधारण वर्तमान काल को भूतकाल में बदलना है। रीचेस का क्या हो गया, रीच्ड। ऐसे ही बट ही फॉरगेट्स का हो जाएगा फॉरगॉट। आया समझ में,
फॉरगॉट हिज कीज, फिर है ही स्टैंड की जगह, स्टैंड्स की जगह हो जाएगा स्टूड, ही स्टूड एट द डोर, क्योंकि स्टैंड का हमें पास्ट टेंस लगाना है। फिर रिंग्स का क्या हो जाएगा, रैंग, ही रैंक्स द डोर बेल, हिज वाइफ ओपन्स की जगह हो जाएगा हिज वाइफ ओपन्ड द डोर। तो सब जो भी क्रियाएं दी हुई हैं उनको हमें किस में चेंज करना है, पास्ट टेंस। थर्ड है रामू इज वाटरिंग द प्लांट्स, रामू जो है वो प्लांट्स को क्या दे रहा है, पानी दे रहा है। तो फिर से देखो इज वाटरिंग है तो उसकी जगह रामू वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, फिर से इसको पास्ट टेंस में ही चेंज करना है। तो इज की जगह हमने क्या लगा दिया, वॉज। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन। दिशा's पेट डॉग इज प्लेइंग विथ अ बॉल, दिशा का जो डॉग है इज प्लेइंग की जगह हो जाएगा वॉज प्लेइंग। द कैट इज स्लीपिंग अंडर द बेंच, द कैट वॉज स्लीपिंग अंडर द बेंच। ये भी दो लाइनें जो हैं पास्ट टेंस में ही चेंज करनी है। अब नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 9th, कंप्लीट द डायलॉग यूजिंग द एक्सप्रेशंस गिवन इन द ब्रैकेट्स, अर्थात नीचे दिए गए डायलॉग को यूज करते हुए आपको ये कंप्लीट करने हैं। डायलॉग राइटिंग, डायलॉग समझते हैं ना, दो जने आपस में बातचीत कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, डायलॉग। तो फर्स्ट वाले पहले तो ब्रैकेट वाले वर्ड्स पढ़ लें हम। नो देयर वर नॉट, अर्थात नहीं वहाँ नहीं थे। नो ही डिड नॉट, नहीं उसने नहीं किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई। आई वेंट टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी गई। वॉट अ शेम, कितने शर्म की बात है। शी वेंट होम एट 9 o'clock, वो 9 बजे घर गई। अब इनमें से हमको कहाँ कौन सा फिट होना चाहिए वो हमको ढूंढना है। दो जने बात कर रहे हैं, ऐसे 6 डायलॉग्स हैं। राज और विनीत, राज बोल रहा है वी वॉन द मैच यस्टरडे, हमने कल मैच जीता। राज जानकारी दे रहा है क्या, कि हमने कल मैच जीता। तो विनीत उसको क्या बोलेगा, कोई काम अच्छा करके आया तो हमने क्या बोला था, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सेकेंड, जया और माया, जया बोल रही है हिरेन वॉज कॉट कॉपिंग इन द एग्जाम, हिरेन को एग्जाम में नकल करते हुए पकड़ा गया। तो माया क्या बोलेगी, वॉट अ शेम, है ना, ऊपर दे भी रखे हैं कि कितने शर्म की बात है कि इतना बड़ा होकर एग्जाम में नकल कर रहा था और उसको पकड़ लिया गया। थर्ड है टीचर और स्टूडेंट, टीचर व्हेन डिड उमा गो होम, उमा घर कब गई। तो एक स्टूडेंट बता रहा है क्या, कब गई मतलब क्या आना चाहिए इसमें, समय, है ना। तो ऊपर जो ब्रैकेट में वर्ड्स हैं उसमें ऐसा समय वाला कौन सा वाक्य है, लास्ट जो सेंटेंस है, शी वेंट होम एट 9 o'clock, वो 9 बजे घर गई। ये हमको देखकर ही पता चलना चाहिए कि जिसमें समय आया वही वाला सेंटेंस आना चाहिए। नेक्स्ट है राज, वेयर वर देयर गेस्ट एट अवर हाउस, क्या हमारे घर में गेस्ट थे। तो हेमा जवाब दे रही है नो देयर वर नॉट। फर्स्ट जो है ऑप्शन ब्रैकेट में, नो देयर वर नॉट, नहीं हमारे घर में मेहमान नहीं थे। पांचवा है तारक और विजय, तारक वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहाँ गए थे। तो विजय जवाब दे रहा है क्या, कहाँ गए थे, तो क्या आना चाहिए, स्थान, है ना। कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें स्थान दे रखा है कि मैं यहाँ गया था, है ना। आप ऊपर देखो, नज़र डालो तो आपको पता चलेगा आई वेंट टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी में गया था, वो सेंटेंस यहाँ फिट बैठ रहा है। सिक्स्थ है गीता, डिड ही लिसन टू यू, क्या उसने तुम्हें सुना। तो जय कह रहा है क्या, नो ही डिड नॉट। लास्ट कौन सा बचा, सेकंड, नो ही डिड नॉट, अर्थात नहीं उसने मुझे नहीं सुना, मतलब उसने मेरी बात नहीं सुनी। ही डिड नॉट, है ना। डिड नॉट में देखो DID एंड एपोस्ट्रॉफी ऊपर जो दे रखा है कॉमा जैसा, वो एपोस्ट्रॉफी होता है, इसमें ओ मिसिंग है, उसकी जगह हमने एपोस्ट्रॉफी लगाया। डिड नॉट अलग अलग लिखेंगे, इसकी जगह हम डिड और नॉट को जब साथ में लिखते हैं तो इस तरह लिखा जाता है।
लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 50 वर्ड्स ऑन माय फेवरेट एनिमल और बर्ड, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि आपको एक छोटी नोटबुक बनानी है, असाइनमेंट की नोटबुक। उसमें आपको द टाइगर पैराग्राफ लिखना है। आपने पूरा लेसन पढ़ा है, चीतास टीयर्स, है ना। तो मैंने आपको चीता के बारे में आपने पढ़ा और मैंने आपको एक पैराग्राफ लिखने के लिए दिया है टाइगर पे। वो आप अपनी असाइनमेंट नोटबुक में लिखेंगे, पैराग्राफ राइटिंग करके हेडिंग डालेंगे और उसके बाद टॉपिक का नाम लिखेंगे द टाइगर। अब हमारा एक हमने पढ़ा, एक हमने लिखा। अब यहाँ पे हमको ऑप्शन दे रखा है कि आप अपने किसी फेवरेट एनिमल या बर्ड के बारे में लिखो पैराग्राफ। तो 2 एनिमल्स के बारे में हमने जान लिया, तो हमको तीसरा जो है वो हम यहाँ पे वर्कबुक में बर्ड के बारे में लिखेंगे कि मेरा फेवरेट बर्ड कौन सा है ना। तो बर्ड के लिए आप यूज़ करते हुए वर्ड्स जो दे रखे हैं, नेम ऑफ द एनिमल या बर्ड, आपका फेवरेट बर्ड या एनिमल कौन सा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, अपीयरेंस माना उसका दिखावा कैसा है, देखने में वो कैसा लगता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, उसकी हैबिट्स कैसी हैं, वाई यू लाइक द एनिमल या बर्ड, आपको वो पक्षी जो है वो क्यों अच्छा लगता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ दे रखे हैं। उन क्वेश्चंस का आंसर बनाते हुए आप उस पैराग्राफ को लिखेंगे कि ऊपर आप हेडिंग डालेंगे माय फेवरेट बर्ड, एनिमल हटा देंगे क्योंकि एनिमल्स हमने 2 लिख लिए, कर लिए। तो आप इस पे टॉपिक डालेंगे माय फेवरेट बर्ड और उस बर्ड के बारे में लिखेंगे जो आपका फेवरेट है। और इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। और इसको आपको ध्यान से करना है। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेरी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करना, मेरी पूरी कोशिश यही थी कि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आए। मैंने बहुत आराम से आपको अच्छे से समझाया है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। यही लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू। और अच्छे से स्टडी करेंगे, अपनी वर्कबुक, नोटबुक जैसा जैसा आपको बोला जाता है वैसे वैसे आप कंप्लीट करते रहेंगे और कंप्लीट हो जाने के बाद आप उसका फ़ोटो खींच के भी भेजेंगे। थैंक यू।